गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था आपने? आपको अफगानिस्तान की घटना के बताने से पहले आपको एक स्टोरी बता दें फिर कि अफगानिस्तान को कैसे, हमने पहले भी कहा था, कल बताया कि भारत अफगानिस्तान संबंध देखने पर यह कदाचित नहीं लगता कि अफगानिस्तान भारत के खिलाफ जाना चाहता है। ये तो मामला ही नहीं है। इसका मतलब है पाकिस्तान ने कैसे अफगानिस्तान का प्रयोग किया, उसके तमाम एग्जाम्पल है। और ये सबसे बड़ी घटना आती है 1978 के बाद। अब आप देखेंगे 1978 के बाद कैसे दुनिया में वातावरण चेंज हुआ। 1979 में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, यानी अफगानिस्तान के आसपास में पाकिस्तान कह रहा था कि पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक आ गए थे, और 79 में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में बाकायदा ये ऑफिशियली कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर चलेगा। एक तरफ वो धर्म को आगे बढ़ा रहे थे भारत काउंटर करने के लिए, दूसरी तरफ इसी साल 79 में ईरान में इस्लामी क्रांति हो गई। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, और ईरान में इस्लामी क्रांति होने के कारण ईरान ने कहा इस्लाम के नेता हम हैं। तो अब आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी पड़ोसी, अफगानिस्तान ईरान का भी पड़ोसी, तो पूरे क्षेत्र में धार्मिक कट्टरवाद बढ़ने लगा। और पाकिस्तान ने 79 में अफगानिस्तान में जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया, उन लोगों ने पूरे अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया सोवियत संघ की सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए। आप कहेंगे सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में क्यों हस्तक्षेप किया? फिर कोल्ड वार की क्वेश्चन आपको बता दें। सोवियत संघ का दोस्त भारत, कोल्ड वार में अमेरिका का दोस्त पाकिस्तान, और सोवियत संघ का पड़ोसी अफगानिस्तान। आज की डेट में अगर मैप आप देखेंगे, सोवियत संघ के बगल में मध्य एशिया है। मध्य मध्य एशिया 1991 के पहले सोवियत संघ का भाग था। मध्य एशिया 91 के पहले सोवियत संघ का भाग था। इसका मतलब है हमेशा से अफगानिस्तान की कंडीशन को लेकर कहा जाता है एक ग्रेट गेम हमेशा चल रहा है। अफगानिस्तान में ग्रेट गेम हमेशा से चलता रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान बफर राज्य था ब्रिटिश एम्पायर और रूसी एम्पायर के बीच में। अफगानिस्तान पहले एक बफर राज्य रहा, और रूसी एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में बफर राज्य था, और दोनों इस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन दूसरा ग्रेट गेम शुरू हुआ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। जंगल में दो हाथी लड़े और घास अपने आप बर्बाद हो गई। इसमें अफगानिस्तान कोई दोष नहीं था, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में प्रॉक्सी वॉर का लैंड बन गया अफगानिस्तान। और इस प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान ने किसका समर्थन किया? अमेरिका का। अब पाकिस्तान ने अमेरिका का समर्थन किया, इसीलिए पूरे अफगानिस्तान में कोलाहल मच गया। अफगानिस्तान लंबे युद्ध के चपेट में आ गया। और जब 79 से लेकर 88 के बीच में सोवियत संघ की सेनाओं को अमेरिका ने प्रशिक्षण दिया, पाकिस्तान ने जिहादियों को तैयार किया, और सोवियत संघ की सेनाओं को तो पाकिस्तान ने हरा दिया। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने सोवियत संघ की सेनाओं को हराया था, वो बाद में सन्यासी बन जाएंगे, वो आप जैसे छात्र बन जाएंगे। अब उनके हौसले बुलंद थे। वो कुछ लोग आए कश्मीर में, और उसी के बाद जब अफगानिस्तान में धार्मिक कट्टरवाद के आधार पर पाकिस्तान ने सोवियत संघ को हरा दिया, तो पाकिस्तान में मांग नहीं होगी कि आप कह रहे हो कि अफगानिस्तान में इस्लामी सरकार होनी चाहिए, तो पहले तो पाकिस्तान में ही इस्लामी सरकार होनी चाहिए। अब पाकिस्तान इस चक्कर में फंसने लगा। और बाद में, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा था कि इस घटना से हम केवल भारत को तंग करेंगे, हम अछूते रहेंगे, इसलिए पाकिस्तान एक नारा देता है गुड टेररिज्म वर्सेस बैड टेररिज्म।
यानी वो आतंकवादी जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो अच्छे आतंकवादी हैं, और जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं बुरे आतंकवादी हैं। ये डिवीजन सही मायने में चलेगा नहीं कि गुड टेररिज्म वर्सेस बैड टेररिज्म। लेकिन अब स्वाभाविक रूप में अफगानिस्तान ने आगे बढ़ाना शुरू किया इस बात को। 88 में जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान छोड़ रही थी, भारत के लिए फजीयत थी। भारत की आंतरिक स्थिति भी डामाडोल, अर्थव्यवस्था कमजोर। और जरा सोच के देखिए, हमारी इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी थी, इस देश में गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो गया। जिस देश की गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो जाए वो देश सुरक्षा में कहा जाएगा? कितनी बड़ी बात थी ये। अब गृह मंत्री की बेटी का अपहरण किया गया था, अपहरण कराया गया। उस चक्कर में स्वाभाविक रूप में भारत को तमाम आतंकवादी छोड़ने पड़े। इसका सीधा मतलब है कि भारत में जब देखिए, जब अस्थायी सरकार होगी, कमजोर सरकारें होंगी, तो फिर वैसे सुरक्षा के मामले भी हावी हो जाएंगे। और उसके बाद 88 से लेकर 1996 के बीच में अब अफगानिस्तान में लड़ाई होने लगी, और अफगानिस्तान में 4 बड़े भाषाई समुदाय हैं। अफगानिस्तान धार्मिक रूप में इस्लाम को मानता है, लेकिन वहाँ 4 बड़े लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हैं। पहला है पश्तून। ये अफगानिस्तान की आबादी का लगभग 40% है, और पश्तून तालिबानी सरकार के बड़े समर्थक हैं। उसके बाद उज्बेक। देखिए, इसे कहते हैं निर्जातीय संघर्ष। आपको ये बात नहीं दिख रही है? सारे पड़ोस में मामला एक ही जा रहा है। कहीं तमिल सिंघली, कहीं पे मधेसी पहाड़ी मैदानी, कहीं पे हिंदू मुस्लिम, कहीं पे असमी बंगाली। पूरे पूरे आप साउथ एशिया में देखेंगे बेसिक फैक्टर तो एक ही आ रहे हैं झगड़े के। उसके बाद पश्तून, उज्बेक, ताजिक, हजारा, ये 4 भाषाई समुदाय के लोग वहाँ अफगानिस्तान में हैं। और हजारा भी सिया कम्युनिटी के लोग भी हैं। हजारा जो मानते हैं, अभी आप देखोगे जो पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है सिया सुन्नी के बीच में हो रही है। अब सवाल है, सिया सुन्नी के बीच में सारी धार्मिक मान्यता एक जैसी है। अब इसमें आप क्या कहेंगे, धर्म की लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है? एक नहीं, जितने एग्जाम्पल अब देखिए। अन्यथा धार्मिक लड़ाई जैसी इसमें कोई चीज़ है नहीं। सिया सुन्नी सभी की मान्यता एक है, कुरान को, शरीयत को सब लोग मानते हैं। बस इतना झगड़ा हो जाता है कि पैगंबर साहब के बाद कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, इस बात पे झगड़ा है। अब जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि पैगंबर साहब के बाद का उत्तराधिकारी पैगंबर साहब के परिवार का व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि जो पैगंबर साहब की शिक्षाओं को मानने वाला व्यक्ति होगा। इस मामले में ऐसा दिखता है कि सुन्नी ज्यादा लोकतांत्रिक विचार रखते हैं। यह कहते नहीं, पैगंबर साहब के उत्तराधिकार की बात पैगंबर साहब के परिवार वाले ही देखेंगे। यहाँ पहला मतभेद होता है, और ये अपने आप में कोई मतभेद है ही नहीं है, तो सब पॉलिटिक्स है। इतनी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो जाएंगी क्या? फिर सुन्नी कहते हैं पैगंबर साहब के बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा, जबकि सिया मानते नहीं और भी कोई पैगंबर आ सकता है, मोजेस भी पैगंबर हो सकता है। इस बात को लेकर झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन मूल झगड़ा ये पॉलिटिकल है। इसलिए आप देखोगे कि ये 4 निर्याती समुदाय के लोग पहला है, उसके बाद सिया सुन्नी का आधार पर लड़ लोगे, दूसरी बात है। और ऐसे अगर पाक यानी अंदर से लड़ाई है, बाहर संघर्ष है, तो फिर अफगानिस्तान में रहने को क्या बचेगा? अफगानिस्तान में कुछ बचेगा नहीं। लड़ाइयाँ होती रही। 88 से लेकर 1996 के बीच में यही उस समय था जब भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी, भारत डामाडोल था, कश्मीर में आतंकवाद था, पूर्वोत्तर राज्य हमारी कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। बड़ा संकट का समय था 80 का दशक। और याद रखिए, संकट तब बड़ा हो जाता है जब आप आंतरिक रूप में कमजोर हो, अन्यथा दुनिया में संकट तो हमेशा आते हैं। इस पूरे कसमकस में भारत पहले अफगानिस्तान को देखता है। भारत तो अपने ही मामले में उलझा हुआ था। 1991 के बाद अब अमेरिका के लिए अफगानिस्तान का महत्व नहीं रहा, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अमेरिका अफगानिस्तान इसलिए आया था क्योंकि उसे काउंटर करना सोवियत संघ को। अब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान किस बात का महत्व?
बल्कि उसके बाद तो अमेरिका ने एशिया पैसिफिक की तरफ देखना शुरू किया, सेंट्रल एशिया की तरफ देखना शुरू किया। अमेरिका के लिए साउथ एशिया का इंपॉर्टेंस ही घट गया। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा अफगानिस्तान पर कब अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहेगा। 91 के पहले अमेरिका को भी अफगानिस्तान में इंटरेस्ट था, पाकिस्तान को भी इंटरेस्ट था। 91 के बाद अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं रहा, पाकिस्तान को रहा। और पाकिस्तान ने ही समर्थन से वहां पे पश्तूनों की नियंत्रित तालिबान सरकार बना दी। तालिबान सरकार पहली बार बनी थी, तालिबान सरकार पाकिस्तान में पहली बार बनी 1996 में। अभी दूसरी बार कब बनी है, फिर दोबारा कब बनी है? अभी 2000 लगभग 2020 में फिर दोबारा तालिबान सरकार बन गई। अब सवाल ये है, 96 की कंडीशन अभी कंडीशन लगे। 96 में तालिबान सरकार बनी थी, उस समय दुनिया का माहौल अलग था, आज थोड़ा दुनिया का माहौल अलग है। 96 में भारत के भी कंडीशन अलग थे, आज कंडीशन अलग है। लेकिन पहले तालिबान की बता दें विचारधारा क्या है, तालिबानी क्या करना चाहते हैं, उससे हमें क्या प्रॉब्लम है या हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये तालिबान है या पाकिस्तान समर्थित सरकार है। और अब 96 से देखिए, यही अब जब तालिबानी शासन में आए तब इन्होंने कहा कि हम इस्लामी समर्थित सरकार चलाना चाहते हैं। और जो इन्होंने इस्लाम की व्याख्या कर दी, वही तो भाई धर्म की व्याख्या करने में तो हर आदमी फ्री है। एक कोई व्यक्ति मुझसे मिला, उसने कहा कि हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। तो मैंने कहा बजरंग दल के कार्यकर्ता हो तो करते क्या हो? उनका जो भी गड़बड़ा काम करता है उसे हम गदा से मारते हैं। हमने कहा अच्छा, बजरंग बली ने यही कहा था? उनका हाँ, बजरंग बली की शिक्षा यही है कि जो गड़बड़ काम करे उसे गदा से मारो। हमने कहा बजरंग बली ने अविवाहित होते हुए पूरे जीवन किसी दूसरे की सेवा की। बजरंग बली से हम केवल एक ही शिक्षा ले, दूसरी भी शिक्षा तो ले सकते हैं। मतलब इतना बड़ा पुरुषार्थी जीवन, इतना बड़ा ब्रह्मचर्य का जीवन, पूरी जीवन शादी न करना, वो भी जिसने शादी नहीं की वो माता सीता को ढूंढते हुए पूरा जीवन बिता दिया। भाई जिसने शादी नहीं की उसके किसी की पत्नी से क्या मतलब होना चाहिए? कमाल की बात है। कहने का सीधा मतलब है, अब यही देखिए, ये धर्म की चयनात्मक व्याख्या जिसे कहते हैं फंडामेंटलिज्म, ये धर्म की चयनात्मक व्याख्या है। हर कट्टरवादी ऐसा करने का प्रयास करता है। अब जरा सोच के देखिए, अब तालिबानियों ने यह शुरू कर दिया। आप याद रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ईरान में चले जाइए। ईरान में 79 के पहले महिलाएं जीन्स टॉप पहनकर घूमती थी। तो अब बताइए, पहले भी तो वहां इस्लाम था, इस्लाम का शासन तो पहले था। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, कश्मीर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कश्मीर में 88 के पहले बाकायदा, आप याद रखिए, कबायली जीवन हमेशा फ्री रहा है। कबायली समाज में महिलाओं को जितना फ्रीडम है उतना बहुत सभ्य समाज में भी नहीं होता। और अफगानिस्तान का समाज गरीब हो सकता था। एक तो जियो पॉलिटिकल मामला यह, अफगानिस्तान के लोगों कद काठी देखिए, लड़ाके लोग हैं, मार्शल रेस के लोग हैं ये। कद काठी कमाल ये है, होता कुछ नहीं, काबुली घोड़े हैं और ड्राई फ्रूट से। लेकिन किसी अफगानी को आप देख लीजिए, एक अफगानी में, अफगानी इतना पावरफुल होता है, शारीरिक रूप में इतना मजबूत होता है, कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रख के मार देता है। और ये भी याद रखना, पहाड़ के लोग जनजातीय लोग वो सीधा लड़ना जानते हैं, वो डिप्लोमेसी नहीं जानते। अफगानी, ये अंग्रेज सरकार क्या करती थी कि अफगानी तो अपने आप में मार्शल देश के लोग हैं। अब अफगानी लोग, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग, गोरखा लोग, ये सब शुरू से लड़ाके रहे हैं। हमारे यहाँ सरदार सिख समुदाय के लोग, हर समुदाय लड़ाका नहीं होता। जो गंगा के मैदान है वहां डिप्लोमेट ज्यादा होते हैं, लड़ाके कम है। आप याद रखना, लड़ाके तो इधर से लड़ गए, हरियाणा पंजाब में जाओ। अब सवाल है कि जब अफगानिस्तान में तालिबानी आए तो उन्होंने किया क्या? एक बात ये देखिए, विवाद का विषय आज भी है, महिलाओं के पहनावे का धर्म के साथ क्या संबंध है, ये बात विवाद का विषय है।
लेकिन अब स्वाभाविक रूप में लोगों ने धर्म की व्याख्या ऐसी कर दी। इसलिए हमने कहा भाई इस्लाम आज का धर्म थोड़ा ही है, इस्लाम तो 5वीं शताब्दी से आए हुए है। तो सवाल है वो ईरान जहाँ पहनावे का तरीका ही बिल्कुल अलग था, इसका मतलब इस्लाम के दो रूप थे। हमारे यहाँ सूफिज्म था, और सूफिज्म क्या था, वही हमारे यहाँ कुल मिला के हिंदुज्म इस्लाम का कॉम्बिनेशन ही था। सूफिज्म की बात आप देखिए, बाकायदा शादी ब्याह होगी तो चाहे हिंदू की होगी चाहे मुस्लिम, ढोल नगाड़े डम डमाडम डम ताजा गाजा बाजा, यही तो वैसे शादी होगी। तालिब बारून करना, ये सब तरीके नहीं। शादी विवाह में गाना गाना, कई बार आपने देखा, और अभी भी किसी ने मुझे निमंत्रण दिया था दरगाह के लिए, दरगाह के उस हेड मुझसे कहीं कहीं शादी मिल गए, तो उनका सर हमारी कहीं कव्वाली सुनना हो तो आइए। पाकिस्तान में यही कव्वाली, साबिर बंधुओं आप जानते हैं, साबिर बंधुओं की हत्या क्या कारण था? ये मान्यता है कि गाना बजाना धर्म के खिलाफ है। अब बताओ, फिल्म देखना धर्म खिलाफ है। और तालिबानियों ने यही क्या, सारे हिंदी फिल्मों के सीडी कैसेट सब बुलडोजर से बिल्कुल सफा करवा दिया, और कहा बस केवल जाके भगवान का नाम लो। जवानी भगवान का नाम कहाँ आता है? यही मनोवैज्ञानिक बात नहीं समझते यार, कैसे सरवाइव करोगे? मनोवैज्ञानिक बात तो समझो। और आपको याद दिला दें, फिर तालिबानों ने फरमान जारी किया, कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाएगी, पहला। दूसरा, उनका भाई ये कौन सी तरीके, ये इस्लाम में नहीं कहा जाता। अब मलाला वाली कहानी मैंने आपको बता रखा है। फिर उन्होंने क्या कहा, कोई भी लड़की अगर वो सार्वजनिक जीवन में चल रही है, किसी पुरुष के साथ नहीं चल सकती बशर्ते को उसका परिवार का व्यक्ति ना हो। और अगर कोई महिला अगर ऐसे किसी गैर परिवार के मर्द के साथ पाई गई तो उसको पकड़ के कोड़े मारे जाते थे, और कोड़े मारने वाला पुरुष होता था। इसी चक्कर में तालिबान ने एक महिला की नाक काट ली थी। नाक कटने की घटना मुझे दो याद, या तो सुपर्णखा वो, और कई बार, और उस महिला की जानते हैं गलती क्या थी, वो किसी पुरुष के साथ चल रही थी। कई बार मैं मुखर्जी नगर में सोच के दंग रह जाता हूँ कि अगर तालिबानी होते तो यहाँ तो मुझे कितने लोगों की नाक की सर्जरी करवानी पड़ती भाई। एक बड़ा जरा सोच के देखिए, अरे भाई ऐसी आप धर्म की व्याख्या कर देंगे? और सच मानिए, अब ये तो बड़े विवाद का विषय है कि इन्होंने इस्लाम के लिए अच्छा काम किया है बुरा काम किया। अब ऐसी इसी धर्म की व्याख्या कर दी, और पश्चिमी मीडिया इन सब चीजों को बहुत हाईलाइट करती है। और पश्चिम जिस महिला की नाक काटी गई थी, टाइम मैगजीन ने उसको फ्रंट पेज पे कवर दिया। आपको पता है, जो पूरी दुनिया में एंटी इस्लाम का एक सेंटिमेंट बन गया, उसके लिए अफगानिस्तान तालिबान बहुत बड़े उत्तरदायी हैं। दूसरा उत्तरदायी ईरान, तीसरा सऊदी अरेबिया। इन लोगों ने अपने धार्मिक शासन को बनाए रखने के लिए अपने, कि भाई आप याद रखिएगा, जिस दिन आप लोगों को ये फ्रीडम देंगे को अपने कपड़े पहन सकते हैं, उस दिन वो भी कह देंगे हम बताएंगे सरकार कैसे चलेगी। आज़ादी एक दूसरे से जुड़ी होती है। बहुत ध्यान से देखने की बात है मेरे बच्चों, इस मामले में समाजवाद कोई विकल्प नहीं था। जब आप तर्क और विवेक का प्रयोग करेंगे तो लोकतंत्र की बात करेंगे, यही कहेंगे कि मैं अपने जीवन पे मेरा नियंत्रण नंबर एक, तो मैं तय करूंगा कपड़े कैसे पहनेंगे नंबर एक, मैं तय करूंगा व्यवसाय कैसे होंगे। यही तो यूरोप में आया था, यूरोप में भी पहले ऐसे ही था। और आज भी हर धर्म का धर्मावलंबी में हमें यही सिखा जाता है। किसी धर्मावलंबी में क्या कहेगा, आपने आपने पैंट पहनना शुरू कर दिया, आपके पास शिखा नहीं है, आप चंदन नहीं लगाते, आप हिंदू धर्म के मानने वाले कैसे हैं? हमने कहा भाई वो हमारी अपनी मान्यता है, हमारा अंतःकरण है, मैं कैसे मानूं? तो गिरुआ वस्त्र ही पहनना जरूरी है, सिखाई रखना जरूरी है। हर धर्मावलंबी इस तरीके की बातें करते हैं। तर्क विवेक से जो बात देखे उसको अपना लीजिए। धार्मिक होने का मतलब दिखावा करना थोड़ी है। जो चंदन लगाते हैं मैं उनकी आलोचना थोड़ी कर रहा हूँ, उनका अपना तरीका है। नहीं भाई देखो, अपना तरीका है। हर हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अरे मेरे बच्चों, कोई कोई भी अपने तरीके से कपड़ा पहने, कपड़े पहनने को फोर्स नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूं हर आदमी को छोड़ दीजिए अपने तरीके से। लेकिन ऐसा, और उसके बाद तो मेरे बच्चों अभी, अब देखिए, जैसे 96 में तालिबान सरकार आया था, हिंदी फिल्म बंद, सीडी कैसेट बंद, ब्यूटी पार्लर बंद। बताओ।
और अब मैं मतलब एक मुझे, मैं शायद अभी अभी मैं संडे को एक शादी गया था, मुस्लिम कम्युनिटी की शादी में गया था। पहली बार मुझे देख के बड़ा, सब महिलाएं बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि हिंदू शादी में होती, सब महिलाएं वेल ड्रेस में थी, सब चमचम। ये अरे बहुत बड़ी बात है ये, इसका। अरे, अरे मेरे बच्चे, अब आप, ओ माय गॉड, पहली बात सुनो यार। तो आप देखो, ये बात याद रखना, ये, अब आप, आपको शायद याद नहीं होगा, कुछ दिनों तालिबानों ने एक शादी के कार्यक्रम में बम ब्लास्ट किया था। अब बताओ यार, दूल्हा दुल्हन मारे, मुझे देख के बहुत दुख। शादी, और आप जानते हैं शादी कार्यक्रम में ब्लास्ट क्यों हुआ था? क्योंकि शादी में नाच गाने हो रहे थे। आप कश्मीर आप देख लीजिए, कश्मीर की शादियों में खूब डांस नाच गाने खूब होते थे। तालिबानियों ने आके, ये तालिबानी विचारधारा, आप याद रखिएगा मेरे बच्चों, हमारे यहाँ शायद हम एक ही बात की बात करते हैं, हिंदू कट्टरवाद बढ़ेगा तो भी नुकसान है, तो तालिबानी विचारधारा बढ़ रही थी, ये पंथ निरपेक्षता के लिए नुकसान नहीं है, दोनों नुकसान है बराबर। लेकिन हम फिर वही बात है, सेकुलरिज्म के नाम पर हम एक ही बात किए जाते हैं, दूसरी बात खिलाफ करते हैं, कोई वोट बैंक का नुकसान होता है। इसलिए हकीकत की बात है, दोनों तरफ से जो कट्टरवादी फोर्स हैं वो समाज की लिबरल विचारधारा को नुकसान पहुंचा रही हैं। जो स्वतंत्र चिंतन वाले लोग हैं, ये फिर कल आप ये बता देंगे हमें कैसे कपड़ा पहनना है, यही सब बताते रहेंगे, अब क्या खाना है क्या पीना है। और अब इसीलिए देखिए, जैसे तालिबानी, जब तालिबानी फिर आए, फिर वो गए, ब्यूटी पार्लर तुरंत खुल गया। अब इसका मतलब है, अगर ये विचारधारा होगी तो आप देखिए, महिलाओं को किसी पब्लिक काम में आप नहीं लगा सकते। अगर महिलाओं का अपने ड्रेस कोड बताए बताए, किस कंपनी का सीईओ, देखो आप शरारत कर रहे हो यार तुम लोग, my God। बात को सुन लो धीरे से। अच्छा, बात सुनो, पूरी कहानी में बता दूं। तालिबान आ गया, और इंटरेस्टिंग पार्टी है, 96 के तालिबान को सपोर्ट किया था पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने, और यूनाइटेड अरब अमीरात ने। 96 के तालिबान को इन लोगों ने सपोर्ट किया था, तीन राज्यों ने सपोर्ट किया था, समझ सकते हैं। और इसलिए देखिए, सऊदी अरेबिया हमेशा धर्म का घर रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया में स्वाभाविक रूप में जो महाराज है, आप जरा सोच के देखिए, जब सुन्नी समुदाय के लोग खुद ही कहते हैं कि पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी वो होगा जो पैगंबर साहब की शिक्षाओं को मानेगा, तो भाई शासन में भी तो ऐसा होना चाहिए। शादी विवाह देखिए, वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो रही है, कबूल 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 पूछा जा रहा है, तो राजा के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए हमसे, कबूल है कबूल है कबूल है, राजा वैसे हो जाना चाहिए। और आपको मैं फिर बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, जब अहमद खान भारत में आए थे, तो अहमद खान इन्हीं कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाले भारत में सबसे प्रमुख इकलौते एकमात्र व्यक्ति थे। उनके बाद ये कोई साहस कर नहीं पाया। और जब अहमद खान सोशल रिफॉर्म की बात करते थे, तब उनको लोग कहते थे, अरे तो ब्रिटिश ईसाई कोई एजेंट है, ईसाई एजेंट है जो समाज को, ये ईसाइयों से पैसा ले रखा हुआ है, इस्लाम के खिलाफ काम करता है। ये बात अहमद खान को सुननी पड़ी थी। तालिबान, अब आप देखेंगे पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई, इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, तालिबान को सपोर्ट किया, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की थी। लेकिन जो 2020 का तालिबान है, इसके बीच में गैप आया, इसके बीच में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ बता देंगे। इस तालिबान के शासन के समय, आज की डेट में कोई भी देश तालिबान का समर्थक नहीं है। आज की डेट में किसी भी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। ये बड़ा अंतर है। आज के दौर में कोई एक देश, कितनी बड़ी बात है, 193 देश दुनिया में है, कोई एक देश अगर उसको मान्यता नहीं दे रहा है, इसका मतलब है देशों के दूतावास फिर वहां नहीं होंगे। और जब कोई देश मान्यता नहीं दे रहा है, तो न तालिबानी सरकार की यात्रा कहीं होगी और न कोई और देश उनके यहाँ जाएगा। यानी कुल मिलाकर तालिबान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग थलग पड़ा हुआ है, और खतरा उतना ही जबरदस्त है। 2020 में जो तालिबानी सरकार बननी है, उसमें तो इतना बड़ा संकट पैदा किया है। अब सवाल है, 2020 में तालिबान सरकार बनी, उसमें सारे वो लोग हैं
जिनको अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवादियों की लिस्ट में घोषित कर रखा था। ये दुनिया के टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल थे। अब सवाल है, दुनिया का जो टेररिस्ट था वही प्रधानमंत्री है, वही मुख्यमंत्री है, वही से क्या करेंगे अब? संबंध बनाए या न बनाए? अफगानिस्तान में अफीम खेती खूब होती है, और आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है, अफीम खेती होती है और अफीम का अवैध आदान प्रदान एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है। आतंकवादियों के पैसे के लिए आज राज्य से ज्यादा सहायता अफीम, नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों के अवैध तस्करी से मिलती है। तो अफगानिस्तान पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, भारत के लिए खास तौर पर। लेकिन अब तालिबानी सरकार को कोई मान्यता देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस बीच वाली घटना को आप देख लीजिए। और इसलिए जैसे तालिबानी सरकार आई, उसके पहले अफगानिस्तान का नया रूप दिखा। और नया रूप कैसे आया? 96 में अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार थी, 2001 तक चली। 96 की सरकार जब 2001 तक चली, तो भारत के साथ समझ लीजिए, भारत को अफगानिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध बंद करने पड़े, इसके बावजूद कि अफगानिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी थी ही नहीं। तालिबानी सरकार पाकिस्तान समर्थित सरकार थी। हमारा इंडियन एयरलाइंस का जहाज हाईजैक किया गया था। किसके हाईजैक किया गया था? और हाईजैक कर कहाँ लाया गया? अफगानिस्तान। कितनी कठिन कंडीशन थी। यानी हम अफगानिस्तान में बात किससे करें? ये डिप्लोमेसी का मामला है, जहां हमारा दूतावास नहीं है, इसलिए कहीं विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री की यात्रा होती है, पहला प्रिपरेशन एम्बेसी करती है। अचानक एस जयशंकर इटली नहीं जा सकते। इटली जाने के पहले इटली के वहां पे एम्बेसडर हैं, वाणी राव, आपने देखा होगा। और वाणी राव पूरा प्रिपरेशन करेंगी, वो बताएंगे क्या एजेंडे होंगे, किससे बात करना है। जब वो अपना एजेंडा तय करेंगे तो उसको विदेश मंत्रालय भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय अपना रिसर्च करेगा, उससे बातचीत करेगा, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समाधान हो सकता है। तब जब प्रधानमंत्री की यात्रा करनी होती है तो उसके पहले विदेश सचिव जाएगा, विदेश मंत्री जाएगा। सारा मामला जब फाइनल हो जाता है तो पीएम जाके बस केवल साइन करने जाता है। विदेश, भाई फॉरेन पॉलिसी बड़े सिस्टमेटिक ब्यूरोक्रेटिक काम है। ऐसा थोड़ी हमारा आपका संबंध थोड़े है कि चलते हलो हाय कर लिया। इसलिए आज की डेट में अफगानिस्तान में तो कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन उस समय के सोचिए, जब हमारा विमान हाईजैक हुआ था, अब हम बात किससे करें? हमारी एम्बेसी नहीं, हमारे कोई अधिकारी नहीं। किसी तरीके से तालिबानियों से हमें बातचीत करनी पड़ी। मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा, जिसकी तलाश हमें आज भी है। वो सारे आतंकवादी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान चले गए। कंधार में विमान को लैंड कराया गया था। तो ये भारत के सामने कितनी कठिन समस्या थी कि जब अफगानिस्तान में हमारी उपस्थिति नहीं थी। यानी तालिबान सरकार ने आके हमारे रास्ते ही अफगानिस्तान के लिए बंद कर दिए, पहली बात। तब तक आखिर में आप कहेंगे पहली तालिबानी सरकार हटी कैसे? ये भी दिलचस्प मामला है। अभी सब इतिहास गर्भ में चला गया। मामला ये हुआ कि तालिबानी सरकार में मुल्ला उमर तालिबान का नेता था। इतना बड़ा लड़ाका, लड़ते लड़ते एक आंख चली गई थी। तो आप समझ सकते हैं, जो लड़ने में एक आंख गवा दिया हो, वो दूसरे की भी आंख गंवाएगा ही गंवाएगा। मुल्ला उमर हो गए, और मुल्ला उमर तालिबान के नेता। अब मुल्ला उमर से पूछा गया कि बताओ भाई, आप लोग तालिबान कौन हो? आतंकवादी हो क्या? तालिबान का कौन कहता है? हम कह नहीं, अमेरिका कह रहा है। अमेरिका उनका है, इस साम्राज्यवादी ताकतें। तालिबानियों से पूछा तक आप आतंकवादी हो? क्या बेकार की बात मत करना, आतंकवादी हम नहीं हैं। लेकिन उधर से मुल्ला उमर का संपर्क हो गया उसामा बिन लादेन से। उसामा बिन लादेन वो है जिसको कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर ट्रेंड किया था अफगानिस्तान में। सऊदी अरेबिया का नागरिक था। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया गया, और उसामा बिन लादेन जाके सऊदी अरेबिया में उसामा बिन लादेन ने कहा, सुनो प्रिंस, अमेरिका की सारी कंपनियों को यहां से बेदखल करो। सऊदी अरेबिया का प्रिंस, तुम्हारी ये हिम्मत उसामा, तुम मुझसे ऐसी बात करोगे? उसामा ने कहा, हाँ ऐसी बात करूंगा, मैंने सोवियत संघ को हरा दिया है, और याद रखना जो अमेरिका के साथ जाएगा उसको हम हराएंगे। सऊदी अरेबिया ने कहा, मतलब? उसामा ने कहा, अमेरिका इस्लाम का दुश्मन है। सऊदी अरेबिया ने कहा, तुम मुझे फॉरेन पॉलिसी समझाओगे? यहां से निकल लो, पतली गली लो, निकल लो, बोरिया बिस्तर फेंक दिया जाएगा। मेरी बिल्ली मुझे सिम्याओ। तुम मुझे बताओगे कि सऊदी अरेबिया कैसे चलना चाहिए? उसामा बिन लादेन को उठा के फेंका गया और गया अफ्रीका। सऊदी अरेबिया की सरकार ने, सऊदी अरेबिया को पता है, इसलिए देखिए, अगर धर्म का मामला होता तो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका कैसे होता?
सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है। अब बड़े टॉप पॉलिटिशियन के आप देख लीजिए, टॉप पॉलिटिशियन के सब धर्मों के साथ वैवाहिक संबंध है। बाकी के लिए धर्म की रक्षा की बात करते हैं वो, बाकी के लव जिहाद, और अपना क्या कर रहे हैं, केवल लव कर रहे हैं। बाकी के लिए क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स है। और मेरे बच्चे उसके बाद सऊदी अरेबिया ने कहा, ओसामा तुमको हम ऐसे जगह भेजेंगे जहां तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। गया अफ्रीका में, घूम टहल के जिम्बेजी नदी के पास, वहां पानी उन्हें पिया, मच्छर बहुत काट रहा था वहां। ओसामा बिन लादेन के पास सेटेलाइट फोन था, अमीर आदमी था। ओसामा बिन लादेन का सीधा संपर्क हो गया मुल्ला उमर। मुल्ला उमर के पास और पैसा हो ना हो, सेटेलाइट फोन से बात करता था वो। मुल्ला उमर ने कहा, ओसामा भाई आओ काबुल में। ओसामा ने कहा, हाँ यार हम भी बहुत भटक गए हैं, तोरा बोरा की पहाड़ियां बड़ी जबरदस्त हैं। और इस मामले को फैसिलिटेट किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने अरेंज किया, ओसामा में चलाया अफगानिस्तान। ओसामा और तालिबान मिले। ओसामा नेता था अलकायदा का, और अलकायदा को माना जाता था वो आतंकवादी संगठन है। तालिबान तो छात्रों का संगठन। तालिबान ने कहा भाई हमारा आतंकवाद से क्या लेन देना है। लेकिन जब दोनों मिले, डब्ल्यूटीसी उड़ गया। और जब डब्ल्यूटीसी उड़ा, यहीं से आप याद रखिए, यहीं से इसका मतलब है कि 90 के पहले ओसामा से पूछा गया कि तुमने डब्ल्यूटीसी उड़ाया क्यों। ओसामा ने कहा, ये अमेरिका, अमेरिका पश्चिम एशिया में इस्लाम की जमीन पर ही रहता है, हम इसको यहां से खदेड़ देंगे। और हकीकत है, पश्चिम एशिया में आगे आपको बताएंगे, पश्चिम एशिया के जितने आपस में उनके संबंध नहीं है, उससे अच्छे संबंध अमेरिका के साथ है। आप न्यूज में ऐसा सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया इस्लामी देश, इस्लामी देश अमेरिका के खिलाफ जाना ही नहीं चाहते। भाई ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, उन्हें पता है क्या। और तमाम एग्जाम्पल बता देंगे कि जब सद्दाम हुसैन पावरफुल हुए थे, कुवैत को ही हड़पा था। कुवैत भी इस्लामी, सद्दाम, इराक भी इस्लामी। तो छोटे मोटे बहुत डरते रहते हैं, कतर, बहरीन, ये सब कुवैत, ये बार बार कहते हैं अंकल साहब तुम यहीं पे खड़े रहो। अमेरिकन कह रहा है हथियार लगा रखा, उनका तुम खड़े रहो, हमें भरोसा नहीं है। आपको न्यूज में ये सुनाई देता होगा कि पूरी इस्लामी दुनिया अमेरिका ईरान के खिलाफ है। वास्तविक रूप में पूरी इस्लामी दुनिया ईरान के खिलाफ है, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान पावरफुल होगा तो हमें खोपचे मिलेगा। ऐसा एग्जाम्पल बार बार आया है। तो फिर अमेरिका ने, जैसे उसामा बिन लादेन को भगाया गया, उसामा बिन लादेन रहा मैं, डब्ल्यूटीसी उड़ा, उसके बाद अमेरिका बौखला गया। अमेरिका ने कहा, उसामा मैंने तुमको रोटी खिलाई। अरे उसामा भाई ये बताओ, तुमको खाना, ट्रेनिंग, पैसा किसने दिया? मैंने दिया। उसामा ने कहा, लेकिन अंकल साहब तुम पश्चिम एशिया से अपनी पूरी सेना हटाओ, तब मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। अमेरिका ने कहा, उसामा तुम्हारी आखिरी गिनती शुरू हो गई है। उसके बाद तो अमेरिका ने दंदना कर हमला किया, उधर से ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। अफगानिस्तान सरकार को एक हफ्ते में उलट के फेंक दिया, दंदना कैसे रॉकेट। और उधर से अफगानिस्तान से तालिबान सरकार अब पलट रही है, भारत के मौजे मौजा, भारत दंदना कर गया। एक बात याद रखिए, एक फ्रेज का यूज करते हैं, फ्री राइडर। फ्री राइडर का मतलब है कि आपने कभी किसी बाइक पे सवारी की है, बाइक चला कोई और रहा है, और आप आराम से बाइक पे बैठे हो, पीछे न ब्रेक न क्लच न पेट्रोल, नजारे लेते हुए चले जा रहे हैं, फ्री राइडर। शादी विवाह में जाते हैं तो क्या होते हैं, शादी विवाह खाना इसलिए बड़ा मजा आता है, बिना पैसे के मिलता है, बिना पैसे के मिलता है। बैंड बाजा मनोरंजन बिना पैसे का, खाना बिना पैसे का, दूल्हा दुल्हन बिना पैसे के। यही तो मामला है। उसके बाद तो 2001 के बाद जैसे तालिबानी सरकार उखड़ के फेंक गई, इंडिया उसके बाद गया और अफगानिस्तान ने कहा, भाई तुम आओ, हम तो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। अपना दूतावास तुरंत खोला, जो 5 साल से बना, तुरंत झाड़ू उड़ू मारा। कबूतर को इतनी गंदगी पैदा कर दी थी, तुरंत झाड़ू मारा। 2001 से लेकर 2020 तक भारत अफगानिस्तान के संबंध बिल्कुल हनीमून के फेज में थे, दंदना के आगे बढ़ रहे थे। अफगानिस्तान में हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, शायद ही जहां कहीं इतना किया होगा। तो 2001 के बाद हामिद करज़ई राष्ट्रपति हुए। हामिद करज़ई शिमला में पढ़े हुए थे, अमेरिका में पढ़े हुए व्यक्ति, बिल्कुल मॉडर्न व्यक्ति। हामिद करज़ई ने कहा, अब अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा। भारत ने कहा, हाँ भाई एकदम लोकतंत्र होना चाहिए। मुल्ला उमर कहाँ गया पता नहीं,
ओसामा बिन लादेन तो लास्ट लास्ट में टपका ही दिया अमेरिका ने उसको। उसके बाद मुल्ला उमर मर गया बाद में। भाई लड़ाई, अरे मेरे दोस्तों, जब जब एक याद रखो, एक समूह लड़ता है तो उस समूह में भी कई लोग आपस दूसरे को रिप्लेस करने के लिए लड़ते रहते हैं। इसे गैर लोकतांत्रिक सत्ता का हस्तांतरण हमारा खूनी होता है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र तो अमेरिका ने ला दिया। अरे कहीं लोकतंत्र ला देना और टिका देना, दोनों बातों में फर्क है। और जैसे जैसे भारत अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत होने लगे, पाकिस्तान के दिल पे सांप लूटने लगा। पाकिस्तान ने कहा भारत को यहां से भगाओ, भारत को भगाओ। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर दबाव बना कर रखता था, भारत को भगाओ। भारत ने कहा भाई ये बताओ यार पाकिस्तान, प्रॉब्लम क्या है। हमने अफगानिस्तान से पूछा, हम कहे भाई अच्छा है, हम पीछे आ जाएंगे, तुम पाकिस्तान से पूछो इतनी सहायता हमें देगा। पाकिस्तान ने कहा हम क्या देंगे, हमारे पास क्या है देने के लिए, लेकिन तो भारत को भगाओ यहाँ पे। पाकिस्तान ने जाके समझाया चीन को, भाई तुम आ जाओ अफगानिस्तान में, तुम आओ, भारत को हटाओ। तो सवाल ये, भारत ऐसा क्या कर रहा था, क्योंकि जो काम हमने 2001 के बाद किया वो तो अभी वहां पड़ा हुआ है। और अफगानी बिल्कुल खुश। अफगानी ने कहा, "अरे भाई भारत, तालिबान 2020 में आए हैं, भारत के एक प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम वहां पे गए, पहली बार सलमा डैम बनाया। अफगानिस्तान के लोग लालटेन में पढ़ रहे थे, ये बात है 2001 के पहले की। काबुल में वहां बिजली नहीं थी मेरे बच्चों। और कभी काबुल जाना, काबुल आपको वैसा दिखता था जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई ब्लॉक हो। जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक जैसा होगा वैसा काबुल था। 2001 में अमेरिका आया, जापान, अमेरिका, जर्मनी से पैसा पंप होना शुरू हुआ। भारत ने पैसा खूब दिया, धीरे धीरे काबुल बसने लगा। जैसे काबुल बसा, फिर ब्यूटी पार्लर खुल गया। अरे भाई मानव जीवन ऐसा ही मेरे दोस्तों। उसके बाद तो फिर काबुल में झमाझम पार्टी उटी सब शुरू हो गई। और डॉलर मिल रहा था, उधर अमेरिका जबरदस्त डॉलर पंप कर रहा था। और भारत के तो मौजे मौजा। भारत अफगानिस्तान में ऐसा क्या किया। और अफगानिस्तान के लोग कह रहे थे भाई भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त है। और आज भी वहां के सलमा डैम पे नाम लिखा हुआ, फ्रेंडशिप डैम। हमने उधर चाय बहार पोर्ट बनाना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई अफगानिस्तान, तुम्हारी पाकिस्तान पे डिपेंडेंस खत्म करेंगे, तुम ऑल्टरनेट रूट लेके निकलो। उसके बाद फिर हमने वहाँ के हाईवे बनाए। वहाँ पे जारांग दिलाराम हाईवे हाईवे बनाया, पोर्ट बनाया। उसके बाद हमने कहा अफगानी बच्चों चलो पढ़ो। हमने कहा केजरीवाल को ले चलते हैं। मैं दिल्ली को पढ़ाया, अफगानिस्तान को पढ़ाया। हमारे यहाँ के सारे एनजीओ किसी को व्यवसाय सिखा रहे हैं, किसी को पढ़ाना सिखा रहे हैं, किसी को नर्सिंग सिखा रहे हैं। अफगानिस्तान से 10,000 से ज्यादा लोग, जो आप न्यूज़ में कभी नहीं देखते होंगे। आप याद रखिएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पॉलिटिक्स में हमेशा बात होती रहती है। अफगानिस्तान के लाखों लोग तालिबान सरकार के आने के बाद भारत में टिके हुए हैं, सरकार कभी उनका नाम नहीं लेती। अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे हैं। और हजारों छात्र तो आए थे जेएनयू में पढ़ने, कहीं जेएनयू में, कहीं विश्वविद्यालय में। तब तक तालिबान आ गए। हमने कहा जाओगे, उनका नहीं जाएंगे। इसलिए 2020 के बाद पहली बार हमने दुनिया में देखा कि जहाज पे लोग ऊपर बैठ के भी जाते हैं। ऐसा, और बड़ी हृदय, मतलब वो घटना ऐसा दिल को छू गई थी। मतलब सच बाजी, अफगानिस्तान में जिस भी व्यक्ति के पास बाहर जाने के कुछ संसाधन थे, वो अफगानिस्तान में नहीं रुका। बड़ी उसमें सबसे टचिंग सीन थी, एक महिला ने अपने एक छोटे से बच्चे को एयरपोर्ट की चार दीवारी के ऊपर उछाल दिया। वहां सैनिक ने पकड़ लिया। उसने कहा बस इस बच्ची को, मेरी बच्ची को यहां से भगा दो। आपको बाहर से देखने पे क्या लगता होगा मेरे बच्चों, आम आदमी ये धर्म विचारधारा तब आते हैं जब पेट भर जाता है। जब पेट भर जाता है, बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स की बातें करनी है, तब तो ये सब बातें आती लगती हैं। 99% दुनिया का आदमी शांति से रहना चाहता है। तो अफगानिस्तान कोलाहल हुआ, हम खामखा असमंजस में आ गए। अफगानी कह रहे हैं भाई आओ आओ आओ, पाकिस्तान कह रहा है भाई दिखना मत। क्या करें। लिख लो मेरे बच्चे, क्या लिखा आपने। रीडिंग है, अफगानिस्तान का भारत के लिए महत्व। हेडिंग है, अफगानिस्तान का भारत के लिए महत्व।
अफगानिस्तान का भारत के लिए महत्व। अभी G20 की मीट कहाँ थी? कहाँ? COP29 बाकू कहाँ है? क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट। बस जियो पॉलिटिक्स आपको बता दें, अफगानिस्तान का भारत के लिए महत्व क्यों है। एक एग्जाम्पल आप देखिए। आप जानते हैं पाकिस्तान हमें कितना तंग करता है? लॉजिकली तंग करता है। इसका एक उपाय है, और हम फिर आपको बता रहे हैं, दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल एक्सेप्शनल है जहां इतने छोटे आकार का देश किसी बड़े देश को उंगली करता हो। आप दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं बता सकते। अब अगर आप भाई IR का पढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे, पूरी दुनिया को देख लीजिए। लेकिन सवाल ये है, अब अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ ऐसी आक्रामक ऑफेंसिव पॉलिसी अपनाता है, तो हम भी थोड़ा पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करें, या जो कहे वही मानते रहें। एक एक आइडिया है, अगर अफगानिस्तान में हमारा प्रभाव रहेगा, याद रखिए इधर हम, इधर अफगानिस्तान, सैंडविच बना देंगे अफगानिस्तान को। किसको? दूसरी बात, यही जियो पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान एक ही साथ दो फ्रंट पे वॉर नहीं लड़ सकता। यानी हमारे लिए चैलेंज क्या है? हमारे लिए चाइना पाकिस्तान दो फ्रंट वॉर है, और भारत जैसा बड़ा देश इस मामले में फिर पसीने छूट जाते हैं, और वही चाइना बड़ा देश है। तो सवाल ये है, पाकिस्तान की शक्ति को कमजोर करने का हमारे पास जो ऑप्शन है कि वो हमारे पास दो फ्रंट का वॉर इम्पोज करे, उससे पहले हम उसको इधर डाइवर्ट कर दें। इसे अफगानिस्तान में जब भी हमारा प्रभाव रहता है, पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव रहेगा। क्योंकि अगर हम दो लोग मिल गए, और अफगानिस्तान में हमारे रहने का देखिए ये भी फायदा होता है। अगर किसी देश में हम हैं, तो अफगानिस्तान में जब हमारा संबंध 2001 के बाद बढ़ना शुरू हुआ, संबंध तो पहले से था, 2001 के बाद अच्छा हुआ, उसके बाद हमने अफगानिस्तान में तीन तीन वाणिज्यिक दूतावास बना रखे, तीन तीन कंसुलेट। आपको पता है जब हमारे जिस देश में एम्बेसी रहती है, वाणिज्य होगा, व्यापार होंगे, वहाँ खुफिया के लोग भी जाएंगे। अगर वहाँ कोई भारत विरोधी गतिविधि होगी तो हमें नहीं पता चल जाएगी। और कई लोग हमारे दूतावास में आते हैं वीज़ा लेने, तो वीज़ा लेने के बहाने में इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू से तमाम उनसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इस वजह से भारत जैसे बड़े देश का उपस्थित अफगानिस्तान में होना वैसे लॉजिकल है। आप और भी तरीका अपना लीजिए, और भी तरीका अपना लीजिए। अफगानिस्तान के आसपास ध्यान से देखिए, कौन सी महाशक्ति है? ईरान महाशक्ति है। महाशक्ति के नाम को बेइज्जत कर रहे हो आप लोग। अरे मेरे बच्चों, ईरान की आबादी 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की आबादी है, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है। ये बात अलग है कि अब ईरान ईरान ने तो अपनी पूरी पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, और कई एग्जाम्पल ऐसे दुनिया में दिखते हैं। यहीं यूएई को आप देखिए, सीखना हो तो यूएई के पास जाइए, चाइना के पास जाइए। न सीखना हो तो, क्या गलती नहीं करना है वो सीखना हो तो ईरान के पास जाइए। ईरान कहाँ महाशक्ति रहा, अब कुल मिला के परमाणु बम बनाने की तरफ है, लेकिन ईरान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी, स्पॉइल कर लिया अपने आप को। वो कहानी आपको बाद में बता देंगे। ईरान महाशक्ति है ही नहीं है। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये पौआ पौआ वाले देश हैं सब। याद रखिए, मध्य एशिया के पांचों देशों की आबादी मिलाकर 2-3 करोड़ नहीं होती। 5 देश की आबादी मिलाकर भी 5 करोड़ नहीं होती। आबादी यहाँ बहुत कम है, पठारी क्षेत्र है, पॉपुलेशन बड़ी कम है ये देश। लेकिन एक खास बात है, पहले सोवियत संघ के भाग थे, यहाँ धार्मिक कट्टरता न के बराबर है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहां भी धार्मिक कट्टरता, आप कहीं भी बाकू में चले जाएंगे, ज्यादातर लोग वहां टी शर्ट और जीन्स में दिखेंगे। पूरे सेंट्रल एशिया में आज भी कल्चर चलता है यूरोप का। ईरान में कल्चर चलता था यूरोप का।
और आप कभी किसी सेंट्रल एशिया किसी देश में जाएंगे तो वहां लोग ज्यादातर मस्जिद में टी शर्ट और जीन्स पहन के मस्जिद में जाते हुए दिखेंगे। उन्हें इस्लामी राज्य को मान रखा है, लेकिन वो कट्टरवाद, अब चूंकि ये समाजवाद का आधार वहां है, यूरोप के साथ निकटता भी आधार हो सकता है, को धर्म को मानते हैं, धार्मिक कट्टरवाद को नहीं। लेकिन जब तालिबान यहां होगा, इन तक ये आंच नहीं पहुंचेगी। यहां भी शिक्षा जाएगी, ऐसे रहो, ऐसे दिखो, ऐसे कपड़े पहनो। अब यही सब समस्या होती है जिससे यूरोप, पता नहीं, यूरोप इससे 500 साल पहले लड़ झगड़ के पोप और चर्च की शक्ति को लड़ झगड़ के उसने खोपचे में डाल दिया। यूरोप इसलिए आगे बढ़ गया। एशिया अफ्रीका में आज भी लोग इसे लड़े मरे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप में इधर ये हो गए। ध्यान से देखने की बात है, इसके आसपास या तो महाशक्ति चाइना है या तो महाशक्ति भारत है। अफगानिस्तान के आसपास दो ही तो देश हैं। अब बताइए, अगर महाशक्ति हम है तो हम अफगानिस्तान में है, सेंट्रल एशिया में भी है, सेंट्रल एशिया में है, लैटिन अमेरिका में भी है। ये बताइए भारत कहाँ नहीं है? भाई महाशक्ति है। महाशक्ति का मतलब क्या होता है? याद रखिए, अगर आप केवल अगर अगर आप वजीराबाद रह रहे हैं और वजीराबाद के अलावा मुखर्जी नगर, नेहरू विहार के हालचाल आप नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब रवांडा बुरुंडी रहती है। जो रह रहा है वजीराबाद में लेकिन हाल ले रहा है हकीकत नगर, ऑट्रम लाइन, मुखर्जी नगर, इन सब के हाल चाल ले रहा है, वो क्या है? महाशक्ति है। महाशक्ति का प्रभाव पूरी दुनिया में होना चाहिए। ये बताइए अफगानिस्तान में नहीं होना चाहिए? कमाल की बात है। और अगर अफगानिस्तान में हमारा प्रभाव ना हो, वो भी जब अफगानिस्तान के लोग हमको चाह रहे हैं, बीच में भाजी कौन मार रहा है? दो दोस्तों के बीच मोहब्बत में तीसरा कौन कूद रहा है? ऐसी तीसरे आदमी में क्या किया जाए? यही तो आपके साथ भी होता है मेरे दोस्तों, कि पता चला जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा? लेकिन काजी काजी, हाँ, इसका मतलब है अफगानिस्तान में जाना हमारा हित है, हमारा स्वाभाविक विस्तार है, या केवल पाकिस्तान का ही फैक्टर है? अरे भाई, भारत एक महाशक्ति है, भारत का प्रभाव हर जगह जाएगा, दोनों के हित आपस में है। तो भारत का इंटरेस्ट पूरी दुनिया में है, अफगानिस्तान में भी रहेगा। अफगानिस्तान में रहेगा तो भारत का इंटरेस्ट क्या है? देख लीजिए पहला पॉइंट। 2001 के बाद से लेकर 2001 के बाद से लेकर 2001 के बाद से लेकर भारत के द्वारा अफगानिस्तान में भारत के द्वारा अफगानिस्तान में आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना तथा मानवीय क्षमता के, आधारभूत संरचना तथा मानवीय क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के द्वारा अफगानिस्तान में लगभग भारत के द्वारा अफगानिस्तान में लगभग $3 बिलियन का निवेश किया गया है। 3 बिलियन का निवेश किया गया है।
क्योंकि $3 बिलियन का निवेश किया गया है, क्योंकि चाबहार पत्तन, चाबहार जो कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे है चाबहार पत्तन, सलमाबाद, सलमाबाद, दिलराम जारंग राजमार्ग, दिलराम जारंग राजमार्ग, जारंग राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण भारत ने किया है। दिलराम जारंग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण भारत ने किया है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। देखिए, दो शब्द का प्रयोग किया, एक तो है आधारभूत संरचना का निर्माण, एक है मानवीय क्षमता का विकास। आधारभूत संरचना का मतलब क्या है? एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। मानवीय क्षमता का मतलब है, जिसे कहते हैं कि कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्षमता निर्माण कार्यक्रम। तो क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्या है? शिक्षा देना, व्यावसायिक शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, हेल्थ की शिक्षा, ट्रेनिंग देना। तो आप याद रखिए, चाइना जैसा हम पैसा किसी को नहीं दे पाते, लेकिन चाइना के तुलना में हमारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ता है। अब यहाँ तार्किक रूप में समझने की बात है कि क्या हम इजराइल, जर्मनी और अमेरिका का क्षमता निर्माण करेंगे? नहीं भाई, अमेरिका, इजराइल, जर्मनी को ट्रेनिंग हम क्या देंगे? वहां से लेंगे। लेकिन नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इन सब जगहों पर हम क्या करते हैं? क्षमता निर्माण। क्या लिखा आपने? क्या? हाँ, योजनाओं का निर्माण भारत ने किया है, जिनकी जिनकी रक्षा करना जिनकी रक्षा करना भारत का स्वाभाविक दायित्व है। जिनकी रक्षा करना भारत का स्वाभाविक दायित्व है। अगला पॉइंट, महाशक्ति होने के कारण महाशक्ति होने के कारण भारत के हितों का विस्तार महाशक्ति होने के कारण भारत के हितों का विस्तार समूचे विश्व में फैला है। महाशक्ति होने के कारण भारत के हितों का विस्तार समूचे विश्व में फैला है। इसलिए इसलिए अफगानिस्तान में विकासशील देशों विकासशील देशों के साथ एकता इसलिए अफगानिस्तान में विकासशील देशों के साथ एकता का विचार भी प्रभावी बन जाता है। विकासशील देशों के साथ एकता का विचार भी प्रभावी बन जाता है। विकासशील देशों के साथ एकता, अंडरलाइन, विकासशील देशों के साथ एकता का विचार प्रभावी बन जाता है। इसी के साथ भारत के राष्ट्रीय हित भी पूरे होते हैं।
इसी के साथ भारत के राष्ट्रीय हित भी पूरे होते हैं। भारत के राष्ट्रीय हित भी पूरे होते हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय हित भी पूरे होते हैं। अगला पॉइंट, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में विद्यमान अफगानिस्तान में विद्यमान कट्टरवाद, आतंकवाद, नस्ली दबाव, अफगानिस्तान में विद्यमान कट्टरवाद, आतंकवाद, नस्ली दबावों से अफगानिस्तान में विद्यमान कट्टरवाद, आतंकवाद और नस्ली दबावों से सीधे भारत प्रभावित होता है। सीधे भारत प्रभावित होता है और कश्मीर, कश्मीर पर इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है। कश्मीर पर इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है। अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति से अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति से मध्य एशियाई देशों तक भारत की पहुंच आसान हो जाती है। अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति से मध्य एशियाई देशों तक भारत की पहुंच आसान हो जाती है। अगला पॉइंट, अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति से अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति से भारत को भी भारत अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति से अफगानिस्तान को भी लाभ प्राप्त होता है। अफगानिस्तान को भी लाभ प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल आपको बता दें, यानी एक तरफा मामला नहीं है। अब जरा सोच के देखिए, अफगानिस्तान की इकोनॉमी कितनी है तो पूछने की बात ही नहीं है। जो जिसकी दुनिया से हुक्का पानी बंद हो, क्या करेगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। जहां खुद ही आटा गेहूं के चावल के दाम इतने बड़े हो तो हम वो अब जहां खुद ही आटा गेहूं खरीदने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो पाकिस्तान क्या दे, अफगानिस्तान क्या देगा? तो पाकिस्तान की हालत खराब है। इसलिए अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स बहुत बड़ी मात्रा में होता है और भारत में बहुत बड़ी वेजिटेरियन पॉपुलेशन है जो ड्राई फ्रूट्स खाती है। ड्राई फ्रूट्स का सबसे बड़ा कंजम्पशन का बाजार इंडिया है और अफगानिस्तान के सीधे फायदे हैं। ये विन विन कंडीशन है, पहली बात। दूसरा, एक शब्द का हमने प्रयोग किया, देखिए सिद्धांत हर जगह आप यूज कर सकते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी कभी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते विकासशील देश। क्योंकि ध्यान में रखने की बात है, चाइना आज भी इस शब्द का बार बार प्रयोग करता है, विकासशील देश। चाइना से लोग पूछते हैं, भाई तुम विकासशील देश कहाँ रह गए यार? तुम तो इतने अमीर हो गए हो, इतने पैसे हैं, अब दुनिया पे छाने को तैयार हो और बार बार करो विकासशील विकासशील। चाइना का ना भाई भाई विकासशील देश ही हमें, यानी विकसित का मतलब है जो बहुत अमीर है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी इनके पास है, लोकतांत्रिक शासन है, वो कहते हैं कि हम विकसित देश हैं। और हम शुरू से एशिया अफ्रीका की आज़ादी के लिए संघर्ष किए हुए हैं। गरीबी बीमारी के मामले में विकासशील देशों के पास आते हैं। इसलिए इंडिया ने आवाज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का पर्पस क्या है? अफगानिस्तान क्या है ग्लोबल साउथ में? अफगानिस्तान तो अफ्रीका की भांति सबसे गरीब देशों में एक हो गया है
और अफगानिस्तान का एग्जाम्पल क्लासिकल है। अगर किसी देश में अस्थायित्व होगा, संघर्ष होगा, धार्मिक कट्टरवाद होगा, तो अंतिम परिणाम देश का यही होगा। पाकिस्तान उसी के रास्ते पर है। लेकिन हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है, पूरा रीजन ही अनस्टेबल बना हुआ है, पूरा रीजन अनस्टेबल है ये। तो हमारे लिए चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे अफगानिस्तान लैंडलॉक है। अगर हमें कल के लिए सेंट्रल एशिया जाना पड़ा तो हम किसका सहारा लेंगे? अफगानिस्तान का। और सीधी सी बात है, अफगानिस्तान में रह के भारत देखिए कि दो आधार है। एक तो ग्लोबल साउथ, यानी अफगानिस्तान में केवल हम इसीलिए नहीं है कि विकासशील देशों के साथ एकता है, विचारधारा किसी संबंध को बनाने का सप्लीमेंट होती है, बेस नहीं होती। बेस क्या होता है? राष्ट्रीय हित। हमारा अफगानिस्तान के राष्ट्रीय हित आपस में मिलते हैं। भाई चाबहार पोर्ट बनवा दिया और अफगानिस्तान को भी गेहूं चावल दिया, हमारे हित हैं। मामला हित का नहीं है, मामला ग्लोबल कंडीशन का है। हमारे हित अलग है। और आप देखेंगे अफगानिस्तान की बर्बादी में अगर एक एक पड़ोस की जांच करें तो उनके क्या इंटरेस्ट है। ईरान, अफगानिस्तान कैसे पाकिस्तान की कहानी मैंने बता दी है। और जहां तक छोटे छोटे मध्य एशियाई देश हैं वो इस घटना को प्रभावित नहीं कर सकते। ईरान बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान में इस बात की कोशिश करता रहा है। ईरान भी इस्लाम का नेता नंबर एक। बड़ा से सोच के देखिए, ईरान क्यों नहीं चाहता अफगानिस्तान बहुत डोमिनेंट सरकार हो। ईरान खुद ही कहता है इस्लाम का नेता हम हैं, लेकिन ईरान में 90% लोग सिया कम्युनिटी के हैं। अब हमने पहले बता दिया कि झगड़ा धार्मिक नहीं है, लेकिन झगड़ा तो मूलतः राजनीतिक है। ईरान कहता है पूरी इस्लाम की दुनिया का नेतृत्व हम करेंगे। सऊदी अरेबिया इस बात को मान लेगा क्या? नहीं मानेगा। सऊदी अरेबिया तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान क्या करेगा? दूसरी बात, अगर ईरान इस्लाम का नेता है तो अफगानिस्तान पर प्रभाव किसका होना चाहिए? ईरान पर। और याद रखिए, जब तक अमेरिका था, 2020 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, तभी तालिबानी सरकार आई। और पहली बार हमने देखा अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए लोकतंत्र बनाया था और ध्वस्त हो गया। वहां की सेनाओं को प्रशिक्षण दिया था और सेना के लोग सब हथियार वगैरह बेच बाच के भाग गए। पहली बार दुनिया ने देखा। दो एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब भाड़े के सैनिकों से आप कभी काम कर नहीं सकते। भाड़े के सैनिकों से आप काम क्यों नहीं कर सकते? यूक्रेन के लोग अपनी आज़ादी छोड़ने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान में सारी सेना भर भरा कर गिर गई। उस सेना को हमने भी ट्रेंड किया था, हमने प्रशिक्षण दिया था। एक बार एक अफगानी को ट्रेनिंग दे रहे थे कि बम को डिस्पोज कैसे करना है, जाके मुंह से फूंक रहा था, मारा 2 लाफा पहले। अरे मेरे बच्चों, सरदार पटेल एकेडमी में अफगानी कैडेट को बुलाया जाता है, अभी बुलाया जाता है। सरदार पटेल एकेडमी में, इधर इंडियन मिलिट्री अकादमी में हमने अफगानिस्तान के लोगों को बुलाया, ट्रेंड किया, लेकिन पता चला वो सेना भर भरा कर गिर गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने से पहले सारे अपने टैंक वगैरह ध्वस्त कर दिए। अफगानिस्तान का हाल ये है, कुछ बचा उचा तो है नहीं, खाने पीने के लिए चीजें नहीं है, लेकिन वहां बच्चे टैंक पर झूलते हैं। जो टैंक सोवियत संघ ने छोड़े हैं, कुछ टैंक अमेरिका ने छोड़े हैं, वहां बच्चों के लिए झूला उला नहीं है, ये टैंक है। अब जरा सोच के देखिए, जो बच्चा टैंक पे झूला झूलते हो बचपन बिताया हो, उसके लिए छोटे मोटे तमंचे कोई फर्क करते हैं क्या? हमारे पास तो छोटा सा तमंचा हो जाता, अपने आप को हम समझते हैं कि, लेकिन वो सब छोटा मोटा नहीं। पाकिस्तान में चले जाइए, फाटा में हर आदमी के पास AK-56 है। और उधर चले जाइए, उधर यमन में तो हाल ये है, किसी आदमी से आप मिल लीजिए, पाँव में चप्पल होगी, सफेद चद्दर ओढ़ा होगा, अगर आपने उसको सामान्य व्यक्ति समझने की गलती कर ली, जैसे चद्दर हटेगा तो नीचे कुछ और होगा। AK-47, AK-56। और अगर आपको AK-47 लेना है, एड्रेस बता दूं मैं, लाना आपकी जिम्मेदारी है। अरे जैसे हमारे यहाँ, जैसे फ्राइडे को हमारे मार्केट लगता है ना, जैसे फ्राइडे को हमारे यहाँ मार्केट लगता है, आलू गोभी टमाटर, ऐसे AK-47 के बाजार लगते हैं। मोजाम्बिक में, अफ्रीका के देश से, मोजाम्बिक। अरे मेरे दो, अब मैंने एड्रेस बता दिया, लाने और
ले देखे कैसे अरे समुद्र किनारे जाओ, वीजा क्या लेना पड़ेगा? ऐसे देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है? कैसी बात कर रहे हो? वहां कोई जाता ही नहीं। अगर तुम जाना चाहो तो हम ऑन अराइवल वीजा वहां दिलवा देंगे, वापस आने की गारंटी तुम्हारी है। इसलिए ऐस क्या हो गया? अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे मत करवाओ। तो अभी अब देखो, बात बात ध्यान सुनने की है। अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है? हमेशा रहेगा भाई। और इसलिए अफगानिस्तान में बने रहना ये बात प्रूव करेगी। भारत अगर महाशक्ति नहीं होगा तो पीछे हटना पड़ेगा। भारत महाशक्ति है तो अफगानिस्तान में बने रहना पड़ेगा। और कहा भी जाता है अफगानिस्तान में अभी जहाँ कुछ नहीं होता वहां तो बड़े सारे मिनरल्स है, लेकिन मिनरल्स को भी कभी खोजा नहीं गया। और कौन वहां मिनरल्स कंपनी लगाएगा? रोज ही मोर्टार चल रहे हैं, गोले चल रहे हैं। और दुनिया के सामने इतनी बड़ी समस्या आई है, पहली बार जो नई तालिबानी सरकार है उसकी कॉम्प्लिकेशन देखिए। उसका शिक्षा मंत्री आतंकवादी से $10 मिलियन का इनाम है। गृह मंत्री आतंकवादी से $5 मिलियन का इनाम है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका ने इनाम रख रखे हैं। अब दुनिया के सामने इतनी बड़ी समस्या है कि जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवादी घोषित कर रखा है उन्हीं से बातचीत करेंगे। इसलिए दुनिया में कोई उनके साथ संबंध बनाना ही नहीं चाह रहा है। अब हमारी आफत पड़ी हुई है, हम क्या करें? चीन ने डिप्लोमेटिक मूव स्टार्ट कर दिया है और भारत, याद रखे, पिछले दरवाजे से काम कर रहा है। भारत भी कम होशियारी नहीं कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले बस ये बता दें, ईरान ईरान हमेशा चाहेगा। देखिए दुनिया में कोलाहल क्यों होती है? आप याद रखिए मेरे बच्चों, आपको लगता है कि हम मोहल्ले में शांति स्थापित कर दें? मोहल्ले में शांति स्थापित करोगे अपना प्रभाव बढ़ाओगे, शांति स्थापित करोगे अपने हितों को देखोगे। ईरान कौन देख रहा है? पाकिस्तान क्या कर रहा है? रसिया ने क्या किया? चीन क्या कर रहा है? लेकिन संयोग की बात है, चीन पाकिस्तान के साथ है, अमेरिका। लेकिन भारत ने कभी भी, देखिए भारत ने भी अपने हितों को देखा, लेकिन संयोग की बात है भारत के हित अफगानिस्तान के हित के विरोधी कभी नहीं रहे, पहले भी आज भी। और इसलिए दुश्मन का दुश्मन, हेडिंग चेंज कर लीजिए। अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार पहला पॉइंट, अफगानिस्तान में स्थापित लोकतांत्रिक शासन अफगानिस्तान में स्थापित लोकतांत्रिक शासन ध्वस्त हो गया। उसके बाद तो समझ सकते हैं क्या क्या हुआ। लड़कियों को घर बैठा दिया गया। जितनी भी लड़कियां काम कर रही थी बाहर जाके, उनको सबको निर्देश दिया कि आप घर में आराम करिए। इसलिए ब्यूटी पार्लर बंद हो गए तो लॉजिकल है, वो तो बहुत गंभीर मामला है, वो तो हो ही नहीं सकता। फिर से गाने बजाने, डांस, म्यूजिक सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो अब फिर सारे फरमान तो वही आ गए। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर जब मानव अधिकार की बात आती है तो अफगानिस्तान में जाके देख लीजिए। अफगानिस्तान में मानव अधिकार नहीं, केवल पुरुषों का अधिकार है। और आप याद रखिए, अगर शासन विधि के द्वारा न चले, इसका कितना अजीब सा विकृत रूप होता है। भाई तालिबानी लड़ाका AK-47 लेकर सड़क पर खड़ा हुआ है और वही वहां का सैनिक है जिसके लिए कोई प्रशिक्षण है, वो किसी को भी गोली मार सकता है।
और अभी किसी ने कोई व्यक्ति चोरी में पकड़ा गया था, सरेआम उसको फांसी दे दी गई। और पहली बार जब, और सहियों की बात है, तालिबानी उसी संसद में बैठे हैं जो हमने बनाया है। बड़े अरमान से हमने बनाया था संसद कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र होगा, तो पाकिस्तानी सरकार को एक चैलेंज रहेगा हमेशा। अफगानिस्तान के उसी संसद में पहली बार तालिबानियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया AK-47 सामने रख के। ये पहली बार दुनिया में ऐसा नजारा दिखा कि संसद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बंदूक सामने है। जब भी पत्रकार कुछ उल्टा सीधा पूछते थे, एक बार ट्रिगर पर बटन दबा देते, ऐसे ऐसे कर लेते थे, डर जाते थे। उनका ना जो आप बता रहे वही सही है। उसके बाद वहां कोई पत्रकार गया ही नहीं, क्योंकि पत्रकार के जाने गारंटी है, कौन लफड़ा पैदा करेगा। इसी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है दुनिया में किसी को नहीं पता है। इसके और उन्हें सब भगा दिए, सब पत्रकारों को। उन्होंने कहा बेकार के सब पत्रकार है। अल जजीरा वाले काफी दिन तक रुके हुए थे, लेकिन तालिबान ने भगा दिया कि नहीं, तुम लोग रिपोर्टिंग ठीक नहीं करते, रिपोर्टिंग तुम लोग कह रहे हो, बताओ हम धर्म की पर आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म के मामले में महिलाओं क्या मतलब है। अब कर दिया उन्होंने। लिख लीजिए क्या लिखे हैं, ध्वस्त हो गया। और जिन व्यक्तियों को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जिन व्यक्तियों को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आतंकवादियों की श्रेणी में रखा गया था, वही अफगानिस्तान की सरकार का संचालन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, वही अफगानिस्तान की सरकार का संचालन कर रहे हैं। इसलिए विश्व जनमत के समक्ष इसलिए विश्व जनमत के समक्ष एक कठिन चुनौती उत्पन्न हो गई है। इसलिए विश्व जनमत के समक्ष एक कठिन चुनौती उत्पन्न हो गई है। विश्व जनमत के समक्ष एक कठिन चुनौती उत्पन्न हो गई है। अच्छा, ये हैरानी, पाकिस्तान भी मान्यता नहीं दे रहा है। बाकी सब छोड़ दीजिए, पाकिस्तान डर रहा है कि वो FATF में फिर चला जाएगा। अरे भाई, 1373 रेजोल्यूशन है कि आतंकवादियों का कोई समर्थन नहीं देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव है। लेकिन अब देखिए चाइना ने बाजी मारी है अभी। कैसे, आगे लिख लीजिए। अफगानिस्तान अफगानिस्तान फिलहाल विश्व बिरादरी से अलग थलग पड़ा हुआ है। इसी चला अफगानिस्तान फिलहाल विश्व बिरादरी से अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन वर्ष 2024 में, यानी कुछ महीने पहले, वर्ष 2024 में चीन ने अफगानिस्तान के लिए वर्ष 2024 में चीन ने अफगानिस्तान के लिए अपने राजदूत की नियुक्ति कर दी है। चीन ने अफगानिस्तान में अपने राजदूत की नियुक्ति कर दी है, जिससे
जिससे चीन ने यह संकेत दे दिए हैं जिससे चीन ने यह संकेत दे दिए हैं कि वह अफगानिस्तान के साथ चीन ने यह संकेत दे दिया है कि वह अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए तैयार है। कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए तैयार है। अगले पैराग्राफ से या अगले हेडिंग लिखिए, भारतीय चुनौती। भारतीय चुनौती, पहला पॉइंट, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि वह मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है और महिला अधिकारों की अवहेलना भी कर रही है। महिला अधिकारों की अवहेलना भी कर रही है। जबकि लोकतांत्रिक होने के कारण भारत लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थक है। लोकतांत्रिक होने के कारण भारत लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थक है। लोकतंत्र मानवाधिकारों का समर्थक है। अब देखिए दुविधा, चीन के सामने दुविधा कभी नहीं आती। अच्छा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, मानवाधिकार की बात करने वाला, महिला सशक्तिकरण, अफगानिस्तान में इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई इशू है ही नहीं है। चीन के लिए सब मानवाधिकार, लोकतंत्र, सब लफड़ा ही नहीं चीन के लिए। अब भारत के लिए लफड़ा हो जाता है। और याद रखिएगा, अगर चीन अफगानिस्तान को सहारा दे देगा तो पाकिस्तान के लिए बेनिफिट है। और चीन ऐसा काम क्यों करेगा? आप याद रखिएगा, इस समय ग्लोबल पॉलिटिक्स में चीन का राइज हो रहा है और बाकायदा अमेरिका के खिलाफ चीन जाना चाहता है। बहुत घोषित बात है। अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चीन को घेरना चाहता है और यूक्रेन संकट में क्लियर कट चाइना ने रसिया को सपोर्ट कर दिया है। आज की दुनिया में इसलिए कहा जाता है नया कोल्ड वार जैसी कंडीशन है। दुनिया में बाईपोलर वर्ल्ड दिख रहा है, आज की दुनिया में अच्छा दिख रहा है। इसलिए अमेरिका की सेना यहाँ से वापस चली गई। अमेरिका ने अचानक यहाँ सेना वापस बुला लिया तो महाशक्ति का एक और भी काम होता है, इंग्लिश में कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। महाशक्ति का एक और भी काम होता है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इसका सीधा मतलब है, अगर आप महाशक्ति हैं, अपनी सुरक्षा कर ले रही है पर्याप्त नहीं है, पड़ोसी की सुरक्षा भी करिए। अपने ही तमंचा रख लेना पर्याप्त थोड़ी है। तो चाइना चाहता है कि अपना प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ा दिया जाए।
ये पाकिस्तान के लिए बहुत अनुकूल कंडीशन है। और ये भी याद दिला दे, अफगानिस्तान में बढ़ने वाला आतंकवाद और चाइना ने क्या बैलेंस कर रखा हुआ है। चाइना ने कह रखा है, देखो भाई तालिबानी, सब तो बात ठीक है, जितनी तुम्हारी शिक्षा है वो सब अंदर तक रखना, सिंकियांग प्रांत में आने की कोशिश मत करना, अगर यहाँ आए तो मैं दौड़ा लूंगा। तालिबान ने कहा, भाई सवाल ही पैदा नहीं, जहां आपका इंटरेस्ट होगा वहां हम देखे नहीं, लेकिन अमेरिका खिलाफ हम है। चीन ने कहा, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, उनके खिलाफ हम भी हैं, आओ हाथ मिलाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तालिबानी अमेरिका का विरोध करते हैं, चीनी अमेरिका का विरोध करते हैं, इनका साथ हो जाना स्वाभाविक है। मामला फंसा हमारा, पाकिस्तान की स्थिति अफगानिस्तान मजबूत होगी तो हमारे लिए चैलेंज अपने आप आ जाता है। चैलेंज तो हमारे लिए आएगा, कैसे, आगे लिख लीजिए। वर्तमान वर्तमान तालिबान सरकार में वर्तमान तालिबान सरकार में किसी किसी बच्चे ने पूछा है कि तालिबानी लूडो या चेस खेलने देते हैं, हाँ, लेकिन लड़के लड़के के साथ, बात याद रखें, घर के मेंबर के साथ, बाहर नहीं। इसीलिए आप याद रखना, लिख लो क्या क्या लिखा आपने। तालिबान सरकार में मूलतः पश्तूनों का प्रभुत्व है। तालिबानी सरकार मूलतः पश्तून मूलतः पश्तूनों का प्रभुत्व है, अतः सरकार सर्वसमावेशी नहीं है। मूलतः पश्तूनों का प्रभुत्व है तथा सरकार सर्वसमावेशी, इनक्लूसिव नहीं है, सर्वसमावेशी नहीं है। अगला पॉइंट, भारत ने प्रैग्मेटिक नीति अपनाते हुए, प्रैग्मेटिक भारत ने प्रैग्मेटिक नीति अपनाते हुए तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन तालिबानियों को मानवीय आधार पर प्रैग्मेटिक नीति अपनाते हुए तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन तालिबानियों को मानवीय आधार पर खाद्य सामग्री प्रदान की गई है। तालिबानियों को मानवीय आधार पर खाद्य सामग्री प्रदान की गई है। भारत के द्वारा अफगानिस्तान में संचालित भारत के द्वारा अफगानिस्तान में संचालित परियोजनाओं के रख रखाव हेतु दूतावास में कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर दी है। दूतावास में कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी है। बात याद रखने की है,
96 से 2001 के बीच में भारतीय एम्बेसी बंद थी। अभी एम्बेसी बंद नहीं है, एम्बेसी खोल कर रखा हुआ हमने, केवल वहां राजदूत अपॉइंटमेंट करना बाकी है, बाकी संबंध चल रहे हैं। अरे भाई टेक्निकल टीम आपने भेज दी, टेक्निकल टीम का मतलब क्या है? इसे हम पिछले इसलिए क्या है, बैक चैनल डिप्लोमेसी अपनाए हुए हैं, तालिबान सरकार के साथ टच में है। और वो ध्यान से अगर आप देखिएगा, जैसे ही तालिबानी सरकार आई है, भारतीय सरकार ने एक भी बयान तालिबान के खिलाफ दिया हो तो आप बता दीजिए, एक भी बयान तालिबान के खिलाफ नहीं दिया। इसका क्यों? क्योंकि सवाल है कि हमारा संबंध अफगानिस्तान के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, हमारा संबंध प्रॉब्लम कहां पे है? पाकिस्तान। इसे भारत तो शुरू से कहता रहा है कि अगला पॉइंट, तो अब जरा सोच के क्लेश कहां रहा है? राष्ट्रीय हित पहले आने चाहिए या लोकतंत्र? राष्ट्रीय हित या मानवाधिकार? राष्ट्रीय हित या नैतिकता? आप उत्तर एकदम से। इसीलिए जब जब लोग ये जब बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर ये बताओ म्यांमार में सैनिक सरकार के साथ हमारा क्या संबंध होगा? संबंध होगा। अब एक बात याद रखना मेरे बच्चों, दोस्ती बनाते समय ये तय करोगे कि अगला आदमी अच्छा है बुरा है, या ये तय करोगे वो हमारे लिए काम कितना आता है? ये सर्टिफिकेट लेकर मत घूमो। कई लोग कहते हैं अरे वो बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा बेकार आदमी है। अच्छा, अरे बेकार आदमी है तभी तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। कमाल की बात है। ये याद रखना, ये बात नेताओं सीखने की है। नेता हर आदमी को साथ रखता है, लड़ने वाले अलग, हर आदमी को साथ रखेगा नेता। उसको पता है किसको कहां कहां प्रयोग करना है। और हम पता नहीं कितने नैतिक चश्मे बनाए हुए हैं, अरे ये झूठ बहुत बोलता है, ये बड़ा ऐसा है। अरे ऐसे आदमी का ही तो प्रयोग कई कई जगह होगा। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे किस काम के होंगे आपके? ये तो सिलेक्शन जैसे हो जाएगा वैसे कि हमने कहीं कोचिंग नहीं की है। लो, कमाल की बात है यार। लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? हाँ, अगला पॉइंट, भारत के लिए भारत के लिए अफगानिस्तान के साथ संबंध मूल मुद्दा नहीं है। भारत के लिए अफगानिस्तान के साथ संबंध मूल मुद्दा नहीं है। अपितु अपितु तालिबानी सरकार अभी तालिबानी सरकार पाकिस्तान के कठपुतली के रूप में कार्य न करे। तालिबान सरकार पाकिस्तान की कठपुतली के रूप में कार्य न करे और अफगानी भूमि का प्रयोग और अफगानी भूमि का प्रयोग पाकिस्तान सॉरी भारत के विरुद्ध न हो। अफगानी भूमि का प्रयोग भारत के विरुद्ध न हो। अफगानी भूमि का प्रयोग भारत के विरुद्ध न हो, यही मूल मुद्दा है। अंतिम हेडिंग डाल लीजिए। इसलिए कल कुल मिला के अगर कुल मिला के देखा जाए तो भारत डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने काफी नजदीक है। अब वो समय की बात है, यही प्रैग्मेटिक है। इसलिए कई बार याद रखिए, हम कंबल ओढ़ के घी पीते हैं और कई बार चोरी चोरी चुपके चुपके आगे बढ़ते हैं। अरे भाई मोहल्ले में हंगामा करने की आवश्यकता थोड़ी है। तो जब समय आएगा तो बता देंगे। अभी क्या है, बैकडोर से अफगानिस्तान जा रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में समस्या तो वही है। अब समस्या यह है कि
जब अमेरिकी सरकार यहाँ पे विद्यमान थी, तब समझिए पता नहीं कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट आती थी, टूरिज्म बढ़ गया था, काबुल के लोगों को खूब पैसा मिल रहा था। भाई अमेरिका और दुनिया से तमाम लोग आ रहे थे, तो वहां जहाँ कॉल करना है, कुछ भी करना है, सामान खरीदना है, तो डॉलर में पेमेंट करते थे। अब वो छछूंदर, मतलब सच में छछूंदर चूहे खाने के लिए अभिशप्त थे। अब हाल ये हो गया है, इसीलिए। और बहुत सारे अफगानी तो पाकिस्तान की सीमा में घुस रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए बाउंड्री बना दे रहा है। तालिबानी कह रहे हैं, अरे पाकिस्तान तुम तो भाई थे। पाकिस्तान ने कहा, भाई हमारे पास आटा आटा दाल है नहीं, वो तुम भी गिला करने आ रहे हो। तो भाई क्या, पहले अपने परिवार को खिलाए तब भाई खिलाएंगे। तो मामला इसलिए कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अल्टीमेटली लिखिए वैश्विक वैश्विक राजनीतिक समीकरण। वैश्विक राजनीतिक समीकरण और अफगानिस्तान। वैश्विक राजनीतिक समीकरण, अफगानिस्तान, भारत। वैश्विक राजनीतिक समीकरण, अफगानिस्तान और भारत, पहला पॉइंट। वर्तमान विश्व में अमेरिका और चीन के बीच अमेरिका और चीन के बीच सख्त की प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। चीन स्वाभाविक रूप में अफगानिस्तान में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। चीन स्वाभाविक रूप में अफगानिस्तान में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। ईरान चीन के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण चीन अफगानिस्तान में निर्णायक भूमिका निर्वाह कर रहा है। और अफगानिस्तान में निवेश भी कर रहा है। अफगानिस्तान में निवेश भी कर रहा है। मध्य एशियाई देश जिनकी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं, उनमें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं।
देखिए तुर्कमेनिस्तान नहीं है, यानी इसका इसका मतलब क्या हो गया, पूरा जोन किसके इन्फ्लुएंस में है, चाइना के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या लिखा आपने, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। संघाई सहयोग संगठन चीन के साथ आपको बता देंगे, रसिया के साथ कहीं ना कहीं संघाई सहयोग संगठन के मेंबर है। अगला पॉइंट, जब से अमेरिका जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं की वापसी की है, जब से अमेरिका ने अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से वापस किया है, उसके बाद अफगानिस्तान में भारत के लिए चुनौती ज़्यादा बढ़ी है। उसके बाद अफगानिस्तान में भारत के लिए चुनौती ज़्यादा बढ़ी है। और भारत का मानना है भारत का मानना है कि जो सरकार सत्ता में है, जो सरकार सत्ता में है, राष्ट्रीय हितों के आधार पर राष्ट्रीय हितों के आधार पर उसके साथ संबंध सुदृढ़ होने चाहिए। और राष्ट्रीय हितों के आधार पर उसके साथ संबंध सुदृढ़ होने चाहिए। भारत अफगानिस्तान इतना ही। कोई सवाल है आपका? अब एक पड़ोसी बाकी है, बांग्ला, म्यांमार। म्यांमार का तो ईस्ट के साथ हम देख लेंगे, लुक ईस्ट देखेंगे, म्यांमार देख लेंगे। अगर एक पड़ोसी अलग से देखना चाहते हो, बांग्लादेश। कोई सवाल आपका है तो हेडिंग चेंज कर लीजिए, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। इसमें थोड़ा मैप में कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें अलग अलग कलर से इसने दे दिया है, इसलिए थोड़ा।
भारत और बांग्लादेश। और आप याद रखिएगा, जैसे हमने भूटान में बताया था, अगर बांग्लादेश, देखिए बड़ी कहानी हमने बता दी बांग्लादेश की। बांग्लादेश कैसे बना था, मतलब ऐसे ऐसे बताएंगे। बांग्लादेश का बनना किस बात का प्रमाण है? ओ माय गॉड, किस बात का? अरे मेरे बच्चों, आप भूल गए बात। क्या आप भूल गए कि बांग्लादेश का क्यों महत्व हुआ जब 72 में बना? क्यों महत्व था? क्या? हाँ, अरे बांग्लादेश का विचारों पर आया करो मेरे बच्चों। 71 में बना तो उसमें कौन सी नई बात बता रहे हो? बांग्लादेश का निर्माण है या लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष विचारधारा की विजय थी। ये बांग्लादेश का निर्माण था। खासतौर पर देखिए पाकिस्तान, नाम देखिए पाकिस्तान, जहां पे एक खालिस्तान पाकिस्तान, इसका मतलब जो भी धार्मिक नाम है सब, खान का मतलब होता है कोई होली लैंड, इन इस्लाम के मानने वाले देशों की पाकिस्तान। लेकिन कभी आप ध्यान से देखिए साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, वहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी कई देशों में है। इंडोनेशिया, नाम है इंडोनेशिया, नाम कल्चरल है, धार्मिक नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम कल्चरल है, बांग्ला। आमार सोनार, बांग्ला। जबरदस्त, ये बांग्लादेश है। तो अमार सोनार बांग्ला। और कहानी इतनी पुरानी आपको बता दें, बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये खास बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे हुए बात को बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया, तो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यही देखिए जियो पॉलिटिक्स से। बांग्लादेश ऐसा महत्वपूर्ण पड़ोसी है जो और किसी भी पड़ोसी से अलग है। भाई सीधी सी बात है, अगर नेपाल हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करे तो हो सकता है चीन जाने में हमारे पास बाधा उत्पन्न हो जाए। अगर श्रीलंका थोड़ी उठापटक करेगा तो हिंद महासागर में जाने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। भूटान अगर करेगा तो स्वाभाविक चाइना का मामला होगा। बांग्लादेश ने सबसे उल्टा है, अगर म्यांमार कल के लिए प्रॉब्लम करेगा तो हमें थाईलैंड में जाने में प्रॉब्लम आएगी। और पाकिस्तान प्रॉब्लम कर रहा है स्वाभाविक रूप में अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया। यानी कोई दूसरा पड़ोसी अगर हमारे साथ प्रॉब्लम करता है तो हमें पड़ोस में जाने में प्रॉब्लम आएगी। बांग्लादेश से होकर तो अपने ही घर में जाते हैं। एक कमाल की बात है, आपका कोई ऐसा घर हो जहां जाने के लिए आप तीसरे घर में होकर प्रवेश कर रहे हैं। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन कहानी शुरू करेंगे कल से। आज के लिए कल से करेंगे।